देखो, पिछली क्लास जो चल रही थी उसमें हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमारे पास रिकवरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है। और हमने वहां पे कुछ क्वेश्चन किए थे जो कनकरेंसी कंट्रोल थे। तो कनकरेंसी कंट्रोल के प्रोटोकॉल तो मैंने पूरे डिस्क्राइब कर दिए थे आपको। टाइम स्टैम्प वगैरह भी कैसे होते हैं। एक रिकवरी वाला था हमारे पास, फ्रेगमेंटेशन वाले थे, उनके बारे में और हम प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे काम करते हैं। जैसे आपको बताया था कि हमारे पास चेक पॉइंट बनते हैं। ठीक है। या हमारे पास जैसे एक एग्जांपल आपको लास्ट क्लास में दिया था कि हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है। तो ट्रांजैक्शन अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन हमारे पास इस तरीके से चल रही हैं, ये ट्रांजैक्शन का स्टार्ट टाइम, ये एंड टाइम, ये स्टार्ट टाइम, ये एंड टाइम, अलग अलग ट्रांजैक्शन है हमारे पास। ठीक है। तो हमारे पास किस तरह से हम इनका बैकअप वगैरह कर सकते हैं वो हमें देखना। मान लिया यहाँ पे हमने कोई एक चेक पॉइंट बनाया। चेक पॉइंट का क्या मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जो ये बताता है कि इससे पहले का सारा काम हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, वो परमानेंटली हमारे पास सेव भी हो चुका है। इसके बाद वाला काम जो हमारे पास रनिंग में चल रहा है अभी, वो परमानेंटली सेव नहीं हुआ। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई फेलियर आ जाता है, तो फेलियर आने पे हमने बात करी थी कि हम दो कैटेगरी में इन ट्रांजेक्शन को रखेंगे। ठीक है भाई, इससे पहले वाला काम सारा कंप्लीट हो चुका है, ये एक टाइम डायग्राम हमने बनाया। ये ट्रांजैक्शन T1 है, T2 है, T3 है और T4 है। तो दो तरह की इनकी लिस्ट बनती है। एक हमारे पास क्या बनती है, रीडू लिस्ट, और एक बनती है अंडू लिस्ट। अंडू मतलब उसको रोल बैक करेंगे जो इसके अंदर होंगी, और जो रीडू लिस्ट के अंदर जाएंगी उनको हम कमिट करेंगे। ठीक है। और लॉग फाइल बनती है, लॉग फाइल को हम फिर परमानेंटली डिलीट कर देंगे वहां से। तो रीडू लिस्ट में क्या जाएंगे, जो कंप्लीट हो चुकी है, यानी रीडू लिस्ट में वे जाती हैं ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका स्टार्ट टाइम, ठीक है, और एंड टाइम हमारे पास जो है किसके अंदर हो, हमारे चेक पॉइंट और फेलियर के बीच में हो, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। या हमारे पास ओनली एंड टाइम भी हो तब भी काम चल जाएगा। और जो हमारे पास अंडू होती है, अंडू लिस्ट में वे जाती हैं ऐसी जिसमें केवल ओनली स्टार्ट टाइम ही होगा। ठीक है। ये यहाँ पे एंड और का ऑप्शन है, इसमें एंड नहीं होगा। जैसे इसका स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम नहीं है, यानी ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो गई। नहीं होगी, जब कंप्लीट नहीं हो पाई है, बीच में फेलियर आ गया, तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी, ये रोल बैक करनी पड़ेगी। अब जैसे ये वाली ट्रांजैक्शन है, इनको हम कमिट कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है हमारा डेटाबेस ही पूरा डिलीट हो गया, फेलियर हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुई तो हमारा डेटाबेस पूरा डिलीट हो गया। तो हम अपने डेटाबेस को, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हमें क्या करके रखना पड़ेगा, एक बैकअप बना के रखना पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है, अगर हम रियल लाइफ की बात करें, जैसे आज मॉर्निंग में हमने लॉगिन किया अपने डेटाबेस में, मान लिया 9 AM पे, और हम डेटाबेस पे बहुत सारा काम करते हैं, पूरी टीम काम कर रही मान लिया, और 5 बजे तक उन्होंने काम किया, तो 5 PM तक काम किया। तो 5 PM पे जब काम खत्म होगा पूरी कंपनी का, जो भी सारी चीजें हैं, उसके बाद डेली क्या बनाया जाएगा, एक बैकअप बनाया जाएगा। ये बैकअप इसलिए नहीं कि हम इस बैकअप का कोई यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा वो कर रहे हैं, इसलिए नहीं बनाया जाता। बैकअप इमरजेंसी के लिए बनाया जाता है कि भाई या तो हमें ये पता चला इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो हमें कहाँ एक पे रोल बैक करनी होगी, या हमने चेक पॉइंट बना रखे होंगे। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम रोल बैक करेंगे, या हम ये भी देख सकते हैं कुछ हमारे डेटाबेस करप्ट हो गया, डेटा था सारा डिलीट हो गया, तो बैकअप से हम उसकी रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है। अब ये बैकअप बनते कैसे हैं, जब हमें यहाँ पे रिकवरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना कि रिकवरी मैनेजमेंट किस तरीके से करा जाता है डेटाबेस में, तो हमें बैकअप करना, उसको रिस्टोर करना, ये चीजें समझनी चाहिए, पता होनी चाहिए कैसे काम करेंगी। तो मान लिया मेरे पास एक डेटाबेस है, उसमें हमने कुछ डेटा रखा हुआ है, टेबल बनाई हुई है, टेबल के अंदर डेटा फीड है। अब हमारे पास उस डेटा का बैकअप बनाना है, जैसे मतलब हमने काम किया, हम डेली बैकअप बनाते जा रहे हैं। अब पहला स्टेप तो होगा हमें बैकअप क्रिएट करना, दूसरा स्टेप कि हमारा मान लिया डेटाबेस करप्ट हो गया है, डिलीट हो गया, तो हम उस बैकअप से उसको रिकवर कैसे करेंगे। ये चीजें हमें यहाँ पे सीखनी है पहले। तो हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। कोई भी डेटाबेस है हमारे पास,
उसका बैकअप बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है? अगर बैकअप करना हमें, कौन सी कमांड यूज करेंगे? कोई बच्चा बता पाएगा कौन सी कमांड यूज करते हैं बैकअप क्रिएट करने के लिए? नहीं पता किसी को? सर वो कुछ माई एसक्यूएल डंप करके यूजर नेम पासवर्ड ऐसा कुछ करते हैं। हाँ, ऐसा कुछ करते हैं, सही है। चलो वो करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, समझते हैं प्रैक्टिकली। कुछ बच्चों का कल टेस्ट हुआ था तो सारे क्वेश्चन नहीं आए थे 100 है, किसी के 50 100 हो गए थे, किसी के 60 आ रहे थे, इस तरह के आ रहे थे। अभी रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसी तरह का वो आ रहा है। ऐसा ही हुआ क्या? हाँ जी सर। रिजल्ट में तो 100 के 100 आ रहे होंगे। हाँ सर, रिजल्ट में तो पूरे आ रहे हैं। सर तभी पता चला कि मतलब और भी अंक ठीक है, बढ़ते समझ हैं। गया, मुझे दिखता था। ठीक तो है। एक काम करना, अगर नहीं आ रहे तो रिजल्ट अभी देखना मत उन क्वेश्चंस को। अभी हम दोबारा क्लास के बाद टेस्ट एक्टिव कर देंगे, जिसके पूरे 100 क्वेश्चन नहीं हो पाए थे वो दोबारा 50 या 60 जितने करे वो तो जल्दी जल्दी हो ही जाएंगे, दोबारा ट्राई कर लेना। ठीक है, 1 घंटे के लिए हम फिर से एक्टिवेट कर देंगे उसको दोबारा। बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करना बिना देखे हुए आंसर, ठीक है, और फिर लगा लेना उनको। पहले मैसेज करना क्योंकि तुम्हारा वो वाला टेस्ट का डेटा डिलीट करना पड़ेगा तभी दोबारा दे पाओगे। जिसको चलो बेटा, अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम है हमें कोई डेटाबेस का बैकअप क्रिएट करना। भाई रिस्टोर तो बैकअप से ही करेंगे, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये देखेंगे कौन कौन से डेटाबेस हैं हमारे पास यहाँ पे बने हुए। तो यहाँ पर हम कमांड लगाएंगे सो डेटाबेसेस। 100 डेटाबेसेस की कमांड लगाई तो ये डेटाबेसेस हमारे पास यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, अभी हम DSSS वाले डेटाबेस पे काम कर रहे थे कुछ, तो उस डेटाबेस को ही हम ओपन कर लेते हैं। ओपन कैसे करते हैं? यूज करके, यूज DSSS। इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसमें हमें देखना टेबल्स कौन सी हैं, तो 100 टेबल्स आप हमने पहले देख लिया है यहाँ पे क्या क्या है। तो देखो 2 टेबल हैं हमारे पास इसमें। अगर इन टेबल का आप डेटा देखना चाहते हैं, ये वाला डेटा है। मैं इस डेटाबेस को डिलीट करूंगा और वापिस डिलीट हुए डेटाबेस को वापस कैसे लेके आएंगे वो हमें देखनी, कैसे रिकवरी करनी है हमें। इसमें ये वाला डेटा लिखा हुआ है, और दूसरी जो टेबल है हमारे पास, उस टेबल का नाम है इसमें EMP। इसमें ये वाला डेटा लिखा हो, एक टेबल DPT वाले टेबल में है एक रो, और EMP वाले में 2 रो है। ठीक है, तो अगर हमें डेटाबेस को डिलीट करना है यहाँ पे, तो उससे पहले क्या करेंगे? बैकअप लेंगे इसका। तो बैकअप कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने वो फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव के अंदर आपको प्रोग्राम्स फाइल में जाना है। यहाँ पे आपको माई एसक्यूएल नाम का एक फोल्डर मिलेगा। ठीक है, आपने माई एसक्यूएल इंस्टॉल किया हुआ, यहाँ पे माई एसक्यूएल सर्वर नाम का एक फोल्डर मिलेगा। हमारे पास जो माई एसक्यूएल का वर्जन है वो 8.0 वाला है। तो यहाँ पे माई एसक्यूएल राउटर, माई एसक्यूएल सर्वर, सेल, वर्कबेंच, ये है। आपको सर्वर वाले में जाना। सर्वर वाले में जाएंगे, यहाँ पे बिन नाम का एक फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर बहुत सारी EXE फाइल हैं। ये EXE फाइल है, ये हमें हेल्प करेंगी बैकअप करने के लिए डेटाबेस का। तो इसमें आप देखेंगे एक फाइल हमारे पास मिलेगी माई एसक्यूएल एडमिन नाम की है, जैसे ऐसे ही माई एसक्यूएल डंप नाम की एक फाइल होगी इसमें, जिससे हम क्या करते हैं? एसक्यूएल का बैकअप लेते हैं। ये वाली फाइल माई एसक्यूएल डंप रीस्टोर करने के लिए और बैकअप बनाने के लिए, दोनों के लिए हमारे पास यूज करी जाती है माई एसक्यूएल डंप। ये बेसिकली बैकअप के लिए है, रिस्टोर तो हम माई एसक्यूएल से ही कर लेते हैं, इस वाले से ही। तो ये माई एसक्यूएल डंप नाम की जो EXE फाइल है, इस फाइल का हम यूज करेंगे। तो इसको क्या करेंगे? ओपन करेंगे हम। सबसे पहले कहाँ पर ओपन होगा? ये आप CMD ओपन करेंगे, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, स्टेप्स में आपको लिखवा दूंगा। राइट क्लिक करेंगे, इसको डायरेक्ट ओपन नहीं करना है,
राइट क्लिक करेंगे पहले और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से यस करके ये ओपन हो गया हमारे पास। अभी हम देख रहे हैं जब इसको ओपन किया बेटा तो यहाँ पर हमारे पास आया है ऑप्शन सी, विंडो सिस्टम 32। देखो, एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करने पे और नॉर्मल आप ओपन करते दोनों में फर्क है। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे पास ये वाला आया है, यहाँ पे लिखा रहा सेलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करने से क्या होता है कि हमारे पास सारी परमिशन रहती है, जो कमांड से हम सारी जगह की लोकेशन की एक्सेस कर सकते हैं। अगर नॉर्मल में सीएमडी ओपन करता है यहाँ पे ऐसे ही बिना एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन के, तो ये यूजर पे खुला है। इस वाले प्रॉम्प्ट को देखो आप, यहाँ पे सी यूजर्स एसपी शर्मा लिखा हुआ है, यहाँ पे सी विंडोज सिस्टम 32 लिखा हुआ है, तो दोनों में फर्क है हमारे पास। ठीक है, ये वाला जो है हमारे पास केवल सेलेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट है, वो एडमिनिस्ट्रेटर से चल रहा है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करना। अब ये जो लोकेशन हमारे पास दी हुई है, इस लोकेशन पे हमें मूव करना है, ये वाली लोकेशन पे। ठीक है, तो लोकेशन के लिए हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और अगर किसी लोकेशन पे मूव करना होता है तो कमांड हम लगाते हैं cd नाम की, यानी चेंज डायरेक्टरी। ये कमांड हम यूज करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको एंटर करेंगे तो हम इस लोकेशन पे पहुंच गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाला जो डेटाबेस है DSSB वाला, इस डेटाबेस का एक बैकअप तैयार करना है। ठीक है, तो बैकअप तैयार करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस से, और कमांड हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारे पास कमांड लगानी माई एसक्यूएल डम्प की, माई एसक्यूएल DUMP। प्रोसेस कैसे करना है ये ध्यान रखना आपको। हम यहाँ पे कोई कमांड जो है एसक्यूएल में नहीं चला रहे हैं। ठीक है, कमांड हमारे पास जो है एसक्यूएल में नहीं चल रही, कमांड चलेंगी हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो कमांड करेंगे, देखो प्रोसेस क्या है, पहला स्टेप हमारे पास बैकअप हम बना रहे हैं। बैकअप ये आप नोट कर लेना, बैकअप ऑफ ए डेटाबेस। आप कहीं भी स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये। आप मान लिया आपने स्कूल कॉलेज में कोई डेटाबेस बनवाया बच्चों को। ठीक है, अब वो एक सिस्टम पे आपने बना लिया, अब आपको वो उनको घर पे भी देना कि भाई इस पे प्रैक्टिस कर लेना, या किसी आपने कोई घर पे अपनी प्रैक्टिस करी, आपको वही वाला डेटाबेस स्कूल में लेके जाना, आप ऑनलाइन तो कर नहीं रहे, तो आप बैकअप बना के ले जा सकते हैं। ठीक है, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर आपके पास बैकअप है तो किसी भी सिस्टम से ऑफलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना भी बड़ा डेटाबेस हो, कितना भी उसमें डेटा हो, सारा का सारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो बैकअप करने के लिए क्या स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1 पे हमारे पास ये है। सबसे पहले हमें क्या ओपन करना है, ओपन CMD। ठीक है, विद एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर से हमें CMD ओपन करना, और यहाँ पर CMD पे हमें चेंज करनी है डायरेक्टरी। चेंज करेंगे हम डायरेक्टरी। डायरेक्टरी कौन सी चेंज करनी है हमें, डायरेक्टरी हमें C ड्राइव में, प्रोग्राम्स फाइल में। ठीक है, प्रोग्राम्स फाइल के अंदर वहां पर माई एसक्यूएल जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट है, मतलब अपने आप यहाँ पे सेव हो जाता है माई एसक्यूएल का एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, नहीं तो आपने अगर पाथ इंस्टॉल करते वक्त चेंज किया था, दूसरा कोई पाथ दिया, तो उसमें आप कर सकते हैं। यहाँ पे माई एसक्यूएल के अंदर आपको एसक्यूएल का वर्क बेंच भी मिलेगा। ठीक है, आपके पास राउटर भी मिलेगा, लेकिन आपको किस में जाना, माई एसक्यूएल सर्वर के अंदर मूव करना। माई एसक्यूएल सर्वर, आपके पास वर्जन अलग भी हो सकता है, हमारे पास 8.0 था, ये जाएंगे और फिर बिन में जाएंगे। यहाँ पे बैकअप लेने के लिए जो मेन हमारे पास कमांड है, ठीक है, या जो हमारे पास जो फाइल है जिससे करेंगे, उसका क्या नाम है, माई एसक्यूएल डम्प। ठीक है, ये नाम है, स्पेस नहीं है, एक ही साथ लिखा हुआ। तो प्रोसेस क्या है, आपको क्या कमांड लिखनी है अब इसमें, जब यहाँ पे मूव हो जाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं माई एसक्यूएल डम्प। ठीक है, इसके बाद -u लिखेंगे, -u का मतलब यूजर नेम, जिस भी यूजर नेम से आपने वो
डेटाबेस बनाया है उस यूजर का नाम लिखेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम रूट से लॉगिन है, लेकिन अगर आप सर्वर पे काम कर रहे हैं कहीं भी तो कोई भी अलग अलग यूजर नेम हो सकते हैं आपके पास या आपने बना रखे। अलग यूजर कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने सीखे थे बनाने, वो किसी में भी आप बना सकते हैं। फिर -p उस यूजर का क्या पासवर्ड है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिखने के बाद फिर आपको जिस डेटाबेस का बैकअप बनाना उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे जिसका हमें बैकअप बनाना है। ठीक है, उस डेटाबेस का नाम लिखने के बाद ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, और जो बैकअप की फाइल है बैकअप फाइल का नाम हम लिख देंगे, बैकअप फाइल का नाम। जो बैकअप फाइल है वो किस में बनेगी, उसका एक्सटेंशन होगा एसक्यूएल, डॉट एसक्यूएल से उसको सेव करेंगे। ठीक है, ये हमें करना। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि एसक्यूएल की बैकअप जो बनती है हमारे पास रिकवरी के लिए, हम जो बैकअप बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है बैकअप फाइल का, तो बैकअप फाइल का एक्सटेंशन क्या है, डॉट एसक्यूएल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कमांड चलाते हैं हमने लिखा माई एसक्यूएल डंप, फिर -u लिखेंगे, यूजर नेम हमारे पास है रूट, फिर -p, -p के बाद पासवर्ड भी रूट ही है, फिर डेटाबेस का नाम है DSSB, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, कुछ भी इस बैकअप का नाम लिख लेते हैं, मान लिया हमने लिख लिया यहाँ पे TGTCS, ये रख लिया, डॉट एसक्यूएल, इस नाम से हमने यहाँ पे बैकअप बना लिया। ठीक है, समझ आई चीजें किस तरीके से आपको बैकअप क्रिएट करना है, तो ये हमारे पास बैकअप क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे बैकअप क्रिएट हो गया, इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास एक बैकअप फाइल क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी हमने डेटाबेस बना रखा था उसकी एक बैकअप फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे एंटर करेंगे हम, यहाँ से एंटर करा तो यहाँ पे आया यूजिंग ए पासवर्ड ऑन कमांड लाइन इंटरफेस कैन बी इनसिक्योर। तो इसने एक वार्निंग दी, तो देने दो, वार्निंग का कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस का बैकअप तैयार हो चुका है। ठीक है, अब ये जो बैकअप हमारे पास बन गया है, अब इस बैकअप से हमें वापस से क्या करनी है, रिकवरी करनी है। पहले तो अब हम डिलीट करके देख लेंगे कि वहां से हमारे पास डिलीट हो जाए डेटा, तो तब भी हम कैसे उसको लेके आ सकते हैं। कमांड हमने इस जगह चलाई यहाँ पे, तो इस लोकेशन से हम एक बार बैक हो जाते हैं और फिर से वापस आते हैं, रिफ्रेश हो गई लोकेशन। ठीक है, या डायरेक्ट रिफ्रेश भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं माई एसक्यूएल, ये वाली कमांड इसमें यहाँ पे होगी, माई एसक्यूएल वाली, ये वाली कमांड जो होगी ये हमारे पास काम करेगी बैकअप के लिए। ठीक है, जो मतलब रीस्टोर करने के लिए ये वाली कमांड काम करेगी हमारे पास। अब यहाँ पर मैं करता हूँ, हमारे पास ये डेटाबेस था, इस डेटाबेस को डिलीट करता हूँ। कैसे होता है डेटाबेस डिलीट, डेटाबेस को परमानेंटली ड्रॉप। डिलीट करना तो हम कमांड क्या लगाते हैं, ड्रॉप। ड्रॉप। डेटाबेस का नाम लिखेंगे, डेटाबेस लिखेंगे पहले तो, और फिर डेटाबेस का नाम DSSB, ये हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब आप 100 डेटाबेसिस करेंगे तो 100 डेटाबेसिस के अंदर आपको ये DSSB नहीं मिलेगा, यहाँ पे खत्म होगी। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास डेटाबेस का बैकअप हो गया। अब मान लिया ये नया सिस्टम है, इसमें तो है ही नहीं DSSB वाला डेटाबेस, ये एक नया सिस्टम है। अब मुझको इस नए सिस्टम में, ठीक है, या हमारे पास पुराना सिस्टम भी है उसमें से मान लिया डिलीट हो गया, यहाँ पे वो डेटाबेस लेके आना है। तो डेटाबेस वो लेके आएंगे तो किस तरीके से लेके आएंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसी नाम से DSSB से बना लो या किसी भी नाम से आप बना सकते हो, कोई भी दूसरा नाम लेके भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो उस डेटाबेस में भी आप कॉपी कर सकते हो इस डेटाबेस की फाइलें। अब हम यहाँ पे एक कमांड जब बैकअप करेंगे, बैकअप ये होगी हमारे पास, हमने बैकअप क्रिएट कर लिया, अब रीस्टोर कर रहे हैं। रीस्टोर के लिए क्या कमांड हमें लिखनी है, इसी लोकेशन पे रहेंगे,
यहाँ पे हमारे पास माई एसक्यूएल नाम का भी अभी बताया, माई एसक्यूएल डंप जो है वो बैकअप के लिए, रीस्टोर के लिए माई एसक्यूएल डॉट ई यूज करेंगे। इसमें भी -u यूजर नेम, ठीक है, फिर -u पासवर्ड लिखेंगे। ये प्रोसेस सेम, मतलब इसी लोकेशन पे आना है हमें, वही कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे उसी लोकेशन पे हमें जाना होगा, और यहाँ से रीस्टोर करने के स्टेप्स हमें वही है, मतलब ऊपर के स्टेप तो वही रहेंगे हमें हमारे, बस कमांड चेंज होगी, -u यूजर नेम -p पासवर्ड, -p पासवर्ड, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जिस डेटाबेस के अंदर आपको ये भेजना है, मान लिया हमने DSSS नाम से ही दूसरा डेटाबेस बना लिया यहाँ पे, ठीक है, या कोई भी और नाम जो भी रखना वो नाम लिखेंगे। यहाँ पे अब ये वाला साइन लगाएंगे लेस देन का, बैकअप के लिए हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया था, और रिस्टोर के लिए लेस देन का साइन लगाएंगे। किस नाम की, ये हमारे पास है न्यू डेटाबेस, जिस डेटाबेस में हमें कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम अपनी बैकअप फाइल का नाम लिख देंगे, बैकअप फाइल का नाम, ठीक है, और वो फाइल .sql की होगी, वो वाली फाइल हमें यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो अब देखो ये वाला जो डेटाबेस DSSS है, ये डेटाबेस आपको पहले बनाना पड़ेगा, एक डेटाबेस आप यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्रिएट करा, क्रिएट डेटाबेस कमांड से हम नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ पर हमने मान लिया DSSS नाम से ही बना लिया। अभी जैसे ये बनाया तो इसको अगर आप यूज करोगे, यूज DSSS, ठीक है, यूज हो गया हमारे पास, लेकिन 100 टेबल्स करेंगे तो इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है हमारी। अब जब कोई भी टेबल नहीं है तो अब हमारे पास जो टेबल थी पहले वही वाली हमें लेके आनी, तो ये कमांड हम यहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे, सेम प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे अब कमांड हम लगाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। क्या कमांड हमने बनाई है, कमांड है हमारे पास MySQL -u यूजर नेम रूट है, -p यूजर नेम, तो पासवर्ड भी रूट है हमारे पास, ठीक है। डेटाबेस का नाम DSSS है, लेस देन फाइल हमने नाम रखा था tgtcs.sql, एंटर करेंगे, ठीक है, यूजिंग ए पासवर्ड, और ये वार्निंग आ जाती है, इस वार्निंग का आपको कोई वार्निंग है, ये आती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हम पासवर्ड, ये वार्निंग इसलिए दिखा रहा कि भाई आप यहाँ पे लिख रहे कोई बराबर में आपका बैठा आपके डेटाबेस का पासवर्ड देख सकता है, ठीक है। तो आपको मतलब जब कमांड लगानी है तो ये ध्यान से लगानी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास भाई ये बन गया है डेटाबेस या नहीं बना है, या उसमें टेबल आ गई या नहीं आ गई। तो अपने MySQL में जाते हैं, तो यहाँ पे हम 100 टेबल दोबारा करेंगे तो देखो आपके पास वो टेबल आ गई है। तो इन टेबल में डेटा हमें देखना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT, ये वाला हम डेटा देखते हैं, वही वाला डेटा आ गया, वही रो जो थी पहले, आप देख सकते हैं यही वाला डेटा था पहले 101 IT वाला। इस वाली टेबल में 1 पे राम और 3 पे सैम था, 101 नंबर पे। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करते हैं, तो ये कर देंगे, ये बैकअप बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बैकअप करा जाता है और रिस्टोर करा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रैक्टिकली सबको ये आनी चाहिए, लेकिन जैसे स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में DDL DML वगैरह कमांड करा दी, बैकअप रिस्टोर करे नहीं हमने। तो जब तक हम बैकअप रिस्टोर नहीं करेंगे तो एक ही सिस्टम पे, मतलब क्या बने हुए हैं हम, एक ही सिस्टम पे डिपेंडेंट बने हुए हैं। कहीं हमारे पास डेटा कभी भी अगर डिलीट हो गया तो उसका हमारे पास कोई भी साधन नहीं है कि किस तरीके से कर लें, क्योंकि करोगे नहीं, जब सीखोगे नहीं तब तक कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली करनी चाहिए, बच्चों को भी सबको सिखानी चाहिए कि किस तरीके से है। आपको ये अपने सिस्टम पे करके देखना है,
प्रैक्टिकली। यहाँ पे मैंने करवा दिया, अगर आप ये खुद नहीं करेंगे जब तक, तो ये जो करवाने का सिस्टम है इससे नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, वीडियो देखने से ये चीजें नहीं आती, या क्लास करने से भी नहीं आती जब तक खुद नहीं करेंगे हम। हमें खुद करना जरूरी है ये चीजें। ठीक है, तो बैकअप वगैरह किस तरीके से हम करते हैं ये हमने यहाँ पे सीखा। अब देखते हैं हम आगे की चीजें। मान लिया ये वाली टेबल है हमारे पास, ईएमपी वाली टेबल, इस टेबल को मुझको डिलीट करना है। ठीक है, क्या करना है हमें? डिलीट करना। कौन सी कमांड लगेगी? डिलीट टेबल। डिलीट टेबल। डिलीट करने के लिए डिलीट सर टेबल, ड्रॉप ड्रॉप सर टेबल। ड्रॉप लगेगी, ड्रॉप, टेबल का स्ट्रक्चर। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम जैसे हमारे पास रहती। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं इस टेबल का नाम चेंज करना, तो कैसे होगा? ये ईएमपी है, इसका नाम EMP1 करना मुझे। ऑल्टर लगेगा, ऑल्टर ऑल्टर। कमांड लगेगी। ऑल्टर से, अल्टर। ऑल्टर से टेबल का अल्टर नाम से। भी चेंज हो जाता है। क्या कमांड लगेगी बताओ? ऑल्टर की क्या कमांड है, किस तरह से लिखेंगे? नहीं बताया। देखो यहाँ पे ऑल्टर कह रहे तुम, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? EMP है। ठीक है, यहाँ पे रीनेम क्लोज हम यूज रीनेम। जी सर, रीनेम। न्यू टेबल नेम। करें। रीनेम टू, जो नया टेबल का नाम देना है वो न्यू टेबल नेम। बंद कर दिया। जैसे हमने ये करेंगे तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे 100 टेबल्स लगाते हैं, तो 100 टेबल्स लगाया तो अब EMP खत्म, EMP1 हो गया। कभी गलती से टेबल का नाम गलत लिखा गया, ठीक है, तो आपको चेंज करना, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, रीनेम टू, और नई टेबल का नाम। अच्छा, रीनेम जो है हम ऑल्टर टेबल से भी कर रहे हैं, एक कमांड हमारे पास रीनेम टेबल नाम से भी होती है। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास क्या था कि ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम जो ओल्ड वाला नाम था, ओल्ड टेबल नेम। ठीक है, ओल्ड टेबल नेम, और हमने लिखा रीनेम टू न्यू टेबल नेम। ठीक है, इस तरीके से ये ऑल्टर टेबल कमांड थी। एक रीनेम नाम से ही कमांड होती है। यहाँ पे रीनेम जो है एज ए क्लोज यूज हुआ, अब रीनेम एज ए कमांड यूज करेंगे। तो रीनेम टेबल नाम से ही एक कमांड होती है। उसमें क्या करना है, हमारे पास जो ओल्ड टेबल का नाम है वो हम नाम लिखेंगे टू न्यू टेबल नेम। ठीक है, ये कर देंगे। अब हमें ऑल्टर की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट रीनेम टेबल से ही यूज कर सकते हैं। ऑल्टर में भी रीनेम का यूज करना ही पड़ता है हमें। ठीक है, तो डायरेक्ट हम रीनेम से ही कर लो। तो जैसे अब EMP1 को वापस से EMP करना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हमने लगाना है रीनेम टेबल, और टेबल का पुराना नाम क्या था? टेबल का पुराना नाम है EMP1। ठीक है, टू, टेबल का नया नाम क्या रखना हमें? EMP रखना है। तो ये हमने यहाँ पे कमांड करी, 100 टेबल्स कमांड लगाते हैं, वापिस से EMP हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी टेबल का नाम जो है आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपको जैसे क्रिएट करनी सिखाई थी, टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी टेबल क्रिएट करने की कमांड होती है क्रिएट टेबल। अब ये वाली टेबल है हमारे पास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP हमने यहाँ से करा इस टेबल के अंदर। अब बेटा यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास इस टेबल में 2 रो हैं। अगर हमें कुछ और रो इंसर्ट करनी, तो हम कमांड लगाते हैं क्या? इंसर्ट, एक दो रो और इंसर्ट कर लेता हूं मैं। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम EMP, वैल्यू, और वैल्यू हमने डाल दी 2, और 2 में नाम लिख दिया राज। राज के बाद इसमें लगी होगी शायद वो फॉरेन की हमने बनाई हुई थी ना पहले,
तो वो लगी होगी, तो इसलिए मैं 101 ही डाल रहा, क्योंकि दूसरी वैल्यू आएगी नहीं, फॉरेन की लगी हुई है इसमें। तो यहाँ पर दूसरा हमने एक 4 नंबर ले लिया, 4 नंबर पे जो है नाम जॉन कर दिया है, और जॉन के बाद हमने यहाँ पे 101 ही कर दिया। 101 इंटीजर में है ये, तो इसको इंटीजर में ही रखते हैं। आप ये बताइए, ये कमांड चलेगी या नहीं चलेगी? ये हम इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, ये काम करेगी या नहीं करेगी? करेगी सर। करेगी। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास कितने डेटा इसमें इंसर्ट होगा? 2 रो हमारे पास इसमें। एरर। एरर कौन बता रहा है बेटा? वैल्यूज आएगा। सर इसमें हमें इंसर्ट इनटू के बाद कॉलम नेम देने की जरूरत नहीं है। कॉलम नेम देने की जरूरत नहीं है, अच्छा। कॉलम नेम हम तब जरूरत होती है मैंडेटरी, अगर सारी की सारी कॉलम की वैल्यूज हम नहीं देते। अगर सबकी वैल्यूज दे रहे हैं हम और सीक्वेंस में दे रहे हैं, तो हमें कॉलम का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अभी गौरव कह रहे थे कि वैल्यू की जगह वैल्यूज आएगा, है? तो बेटा यस देखो, सर। ये जो है वैल्यू और वैल्यूज कुछ भी लिखो, दोनों से काम करती हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप वैल्यूज लिखेंगे तभी काम चलेगी, वैल्यू से भी करती हैं। कोई सी भी इंसर्ट की कमांड हो, कैसे भी आप लिख रहे हो, कॉलम के नाम के साथ, बिना नाम के साथ, तो वैल्यू और वैल्यूज दोनों पे चलती हैं। अब हमने यहाँ पे करा तो ये हमारे पास इंसर्ट हो गया है डेटा, आपके पास यहाँ पे मिल गया है। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यही वाला डेटा एक दूसरी टेबल में चला जाए। ठीक है, EMP1 नाम की टेबल हो, उस टेबल में यही डेटा चला जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है? हमें लिखना ना पड़े, इंसर्ट ना करना पड़े, ऑटोमेटिक चला जाए। यस सर, हो सकता है। कौन सी कमांड लगाएंगे? सर ट्रिगर बनाएंगे ना उसके लिए। नहीं, ट्रिगर नहीं बनाना, कमांड से। शिवानी कुछ बोल रहे हो बेटा? सर एस यूज करते हैं शायद, एस कीवर्ड कुछ। एस तो रीनेम के लिए होता है, कुछ निकनेम देना। देखो, कोई दूसरी टेबल बना रहे, टेबल कैसे बनती है? क्रिएट टेबल से ही। तो क्रिएट टेबल की ही कमांड लगेगी। ठीक है। हमें क्या करना है, एक दूसरी टेबल बनानी है EMP1 नाम से, तो क्रिएट टेबल EMP1। हम चाहते हैं EMP1 वाली टेबल में यही सारा डेटा आ जाए, यानी इसकी एक डुप्लीकेट टेबल बनाना चाहते हैं। ये क्यों सर कर? एज के साथ सेलेक्ट लगेगी शायद, ऐसे करके कुछ होती तो है कमांड एक। हाँ, एज के साथ सेलेक्ट करके लगाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP कर देंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको कॉलम के नाम, उनके टाइप वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी टेबल बन गई। ठीक है। देखो, ये सारे के सारा डेटा जो है EMP1 नाम की टेबल में चला गया। EMP वाली भी टेबल है और EMP1 भी टेबल है। ये हमें करना क्यों पड़ा? क्यों हम करते हैं, कब करते हैं ऐसी चीजें? आप 100 टेबल्स देखेंगे तो इसमें आपको दोनों टेबल दिखेंगे। मान लिया, देखो, कभी कभी बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट डेटा होता है। ठीक है। आपको कुछ कमांड चलानी है, आप कंफर्म नहीं हो 100% कि ये कमांड सही तरीके से काम करेगी या नहीं। आपकी टेबल में मान लें लाखों का डेटा है। ठीक है, लाखों रोज है उसमें, लाखों का मतलब ये नहीं लाखों रुपए का नहीं है। ठीक है, लाखों रोज है उसमें। अब रोज है इतनी सारी, अब मान लिया कोई अपडेट कमांड आप चलाना चाहते हैं। ठीक है। और या ज्वाइन की कमांड चलाना चाहते हैं। ठीक है, ज्वाइन से कुछ अपडेट वगैरह है, तो आप को रिस्क है डेटाबेस में एडिट करने में, कहीं कुछ गलत डेटा अपडेट ना हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक बैकअप टेबल बना लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, पहले उस पे काम करके देखेंगे। अगर वहां पे सही काम कर रहा है तो फिर ओरिजिनल पे लगा लेंगे हम उस कमांड को। तो अब दूसरी टेबल बनाने के लिए भाई इतना सारा डेटा, लाखों रोज, उसमें कैसे करें? तो ये डायरेक्ट कमांड हम यूज करेंगे। ठीक है, इस कमांड से आप डायरेक्टली एक नई कॉपी बना सकते हैं टेबल की। ठीक है। अब कॉपी बन जाएगी, अब हमारे पास ये चल जाएगा।
अब यहाँ पर ऐसा भी होता है कि भाई हम कॉपी बना रहे, तो मुझे नहीं चाहिए सारे के सारे कॉलम, बस मुझको केवल क्या चाहिए थी, आईडी और नेम चाहिए थे, DID की जरूरत नहीं है, मुझे पता सबकी 101 है। तो नई टेबल जो बनेगी उसमें ये 2 कॉलम ही आए, बाकी ना आए। ऐसा भी हम कर सकते हैं, 2 कॉलम में भी हमारे पास बस कंडीशन आए कि पहला और दूसरा ही आए, ठीक है, ये दोनों ही आए या ये दोनों, या कुछ स्पेसिफिक रो ही कॉपी करनी, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लिया एक और टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हमने EMP2 रख लिया, ठीक है। एज करेंगे, सेलेक्ट स्टार की जगह अब हम मान लिया 2 ही कॉलम लेने, हमें तो 2 कॉलम के नाम, एक EID ले लिया और एक E नेम ले लिया, तो EID कॉमा E नेम हम यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ से लिया? फ्रॉम EMP वाली टेबल से, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लगा दिया, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे EMP2 नाम की एक टेबल बन गई, उसमें 2 कॉलम ही आए, ठीक है। अब मैं 2 कॉलम के साथ रो तो सारी आ गई, लेकिन मुझे सारी रो नहीं चाहिए, रो भी केवल हमें चाहिए फर्स्ट और सेकंड। तो क्या लगाऊं मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के लिए? बताओ। सर वेयर की कंडीशन लगा दो, हाँ, वेयर वे, आईडी वेयर कंडीशन सर, वेयर EID। हाँ, EID 1 और 2। EID 1 और 2, लिमिट भी लगा सकते हो या तो आप, ठीक है, लिमिट भी लगानी हो लिमिट लगा दो, या लेस वे देन 2, वेयर EID इज इक्वल टू लेस देन 2, लेस लेस देन देन 3। 3, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया, एंटर करा, तो EMP2 तो बनी गई है, पहले EMP3 बदल लेते हैं इसको, तो एंटर करेंगे। अब EMP3 यहाँ पे आप देखोगे, इसमें हमारे पास 2 कॉलम और 2 रोज आ गई हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास ये टेबल्स बनके तैयार हो गई हैं। तो इस तरीके से माई स्क्वेल में हम लिमिट यूज करते हैं, है ना? और हम, SQL सर्वर में हम टॉप का यूज करते हैं क्या? हाँ, टॉप का यूज करते हैं, ठीक है। टॉप से हमें इतनी चाहिए वो सब हम यहाँ पे कर सकते तो हैं। यहाँ पे सर अगर हमें लिमिट यूज करनी है तो बस लिमिट में फिर हम लिमिट के बाद 2 लिख देंगे। हाँ, लिमिट के बाद 2 लिख देंगे कि हमें 2 करनी, या हम वो भी बता सकते हैं कि लिमिट में भी अल्टरनेट भी कर सकते हैं, बीच में से भी कर सकते हैं। जैसे देखो, हमारे पास ये है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ही हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये वाला डेटा है, ठीक है। अब मैं इसमें यहाँ पे कर देता हूँ लिमिट 2, यहीं पे लगा देते, 2 आ गई, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया ऑर्डर बाई EID, ठीक है, ऑर्डर बाय EID DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया, तो डिसेंडिंग ऑर्डर करने से क्या हो गया, 4 3 2 1 ऐसे लग गया, ठीक है। और फिर मैंने लिमिट 2 कर दी, तो 4 और 3 आ गई हमारे पास, ठीक है। तो लास्ट की हमें निकालनी, तो ऐसे पहले उसको ऑर्डर चेंज कर दो, फिर लगा दो। शुरू की निकालनी तो डायरेक्ट, ये बीच में से आपको निकालनी है कोई, तो आप लिमिट, जैसे मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे, टोटल रो ले आते हैं पहले, टोटल हमारे पास ये है। अब मैं यहाँ पे लिमिट के साथ इसमें लगाता हूँ, लिमिट में मैंने कर दी यहाँ पे 1,2, इस तरीके से। तो 1,2 का मतलब क्या है? 1 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट करना हमें, और 2 का मतलब कितनी रो हमें प्रिंट करनी। तो 1 मतलब पहली वाली रो का नाम है जीरो नंबरिंग, इंडेक्सिंग करी है इनकी, ये 0 इंडेक्सिंग, ये 1 इंडेक्सिंग, ये 2 इंडेक्सिंग, ये 3 इंडेक्सिंग। तो 1 वाली इंडेक्सिंग ये है, यानी इस वाली रो से हमें 2 रो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सेकंड वाली बताती है नंबर ऑफ रोज, कितनी हमें लेके आनी है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3, तो हमारे पास 3 रोज आ गई। इंडेक्सिंग 0 से कर दी, ये 0 से करनी, तो हमारे पास 1 2 3 आ गई। तो ऐसे आप बीच में से भी कोई निकाल सकते हैं यहाँ पे रोज, ठीक है। तो ये लिमिट के थ्रू हम यहाँ पे बना सकते हैं, ये प्रोसेस होता है। अब अगर मान लिया हमारे पास इंसर्ट की चीज करनी, मान लिया टेबल तो हमारे पास ऐसे ही बन गई, क्रिएट टेबल EMP4 बना ली मैंने, और उस टेबल में भी हमने कुछ डेटा जो है, ये वो कॉलम ये ही रख लिए, ठीक है। क्या कॉलम रख लिए? कॉलम के नाम EID, ये इंटीजर में ले लिया,
ई नेम ये varchar में ले लिया, और varchar 10 रख लिया हमने यहाँ पे, या 20 कर लेते हैं, और did जो है ये भी हमने इंटीजर में ले ली। टेबल हमारे पास क्रिएट हो गई। इस वाली टेबल में अगर हम देखेंगे emp4 में अभी कोई भी डेटा नहीं है, एम्प्टी है। अब emp4 में emp1 का डेटा हमें यहाँ पे लेके आना। अभी हमने डेटा को कॉपी करा था, मतलब पूरी टेबल ही कॉपी कर ली थी, दूसरी टेबल ही बन गई थी। अब हमारे पास टेबल तो बनी हुई है, डेटा लेके आना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, डेटा कैसे इंसर्ट होता है टेबल में, इंसर्ट इनटू कमांड से। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू की कमांड लगाएंगे। अब इंसर्ट इनटू, लेकिन मुझे वो डेटा लिखना नहीं है। ठीक है, किस टेबल में हमें लेके आना, 4 में, किसी दूसरी टेबल से लेके आना। तो यहाँ पे डायरेक्टली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, emp कर देंगे, तो ये डेटा emp4 में कॉपी हो गया। ठीक है, अब अगर मैंने वो कमांड दोबारा चला दी, यही वाली, फिर से हमने ये सेम कमांड चला दी, तो वो डबल हो गया। इससे क्या पता चल रहा है आपको, कि अगर कोई टेबल बनी हुई है, उस टेबल में ऑलरेडी डेटा है, ठीक है, कुछ उसका अपना डेटा, और कुछ दूसरे का भी लेके आना, तो दूसरे का भी आप कॉपी करेंगे, अपना भी रहेगा उसके पास और दूसरा भी आ गया। ठीक है, तो दूसरा डेटा भी हम वहां पे कॉपी कर सकते हैं। जिस टेबल से हम डेटा कॉपी कर रहे हैं, उस टेबल के अंदर सेम टाइप की कॉलम होने चाहिए, उनका डेटा टाइप सेम रहना चाहिए उसी तरह का, तभी कॉपी हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आप बनी हुई टेबल में भी डेटा दूसरी टेबल से कॉपी कर सकते हैं। वैसे तो होता ही है, हमारे पास नॉर्मली टेबल बन जाती है तो वहां से हो जाता है, लेकिन बनी हुई टेबल से कॉपी करने के लिए हमें ये करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो ये सारे चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, अगर मान लिया मैं यहाँ पे कहता हूँ आपके पास एक कमांड हम चलाते हैं, क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल का नाम emp2 रख दिया मैंने, और उसमें एक कॉलम लेता हूँ id int। ठीक है, और एज int। इस कमांड को चलाएंगे, कमांड चलेगी या नहीं चलेगी? सर इंट के साथ हमने साइज एज के स्पेसिफाई साथ नहीं नहीं किया। चलेगी। int के साथ बेटा साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। ओके। चलेगी सर ये। चलेगी, नहीं चलेगी, एरर आएगी। क्यों एरर आएगी? क्योंकि emp2 नाम की टेबल पहले से ही बनी हुई है, अभी हमने बनाई थी, तो ये आएगी टेबल emp2 ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, नहीं बनी होती तो चल जाती। अब देखो, आपके पास यहाँ पे कमांड हमने, एक सिचुएशन दी आपको कि आप ये कमांड लगा रहे हैं, लेकिन इस नाम की टेबल पहले से ही बनी हुई है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? तो आउटपुट टेबल क्रिएट हो जाएगी, या एरर आएगी कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, या कोई भी एरर नहीं आएगी, और ना ही टेबल क्रिएट होगी। ठीक है, एरर भी नहीं आएगी और टेबल भी क्रिएट नहीं होगी, क्वेरी ओके लिखा आ जाएगा। तो इन तीनों में से क्या सिचुएशन हो रही, कि एरर आ गई हमारे पास। अब देखो, ये एरर आने की कंडीशन यहाँ हम माई एसक्यूएल में कर रहे हैं, यहाँ तक सही है, हमें पता चल रहा एरर आ गई। लेकिन अगर यही चीजें डेवलपर पे चला जाए हमारे पास, मतलब हम कनेक्टिविटी कर रहे, पाइथन की माई एसक्यूएल की, या जावा की माई एसक्यूएल की, या किसी भी चीज की हम कनेक्टिविटी कर रहे, तो वहां पे प्रोग्रामर ने ये वाली कमांड लिखी है। ठीक है, अब प्रोग्रामर ने रन कराया कोड, तो टेबल बन गई पहली बार। अब दोबारा रन कराएगा तो एरर आ जाएगी। अब ये कमांड लिख के आपने कोई साइट बना दी, और वहां पे आप क्लिक करके कमांड बनवा रहे यूजर से, कि यूजर मान लिया एक फॉर्म बनाया हुआ, उसमें फॉर्म में डेटा फिल करे यूजर, उसकी एक नई टेबल क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, तो टेबल तो बनी हुई है उस नाम से, तो बनेगी नहीं वहां पर। अब हमारे पास वो तो एरर आ जाएगी, आपकी साइट ही नहीं काम करेगी। तो हमें क्या करना कि एरर ना आए, अगर टेबल बनी हुई है तो ये कमांड स्किप हो जाए। इसको स्किप कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या लिखते हैं,
इसमें कौन सा क्लोज ऐड करेंगे? अगर टेबल बनी हुई है ऑलरेडी तो एरर ना आए, क्वेरी ओके कर दे और स्किप कर दे इस कमांड। इफ एग्जिस्ट वाला। इफ एग्जिस्ट लिखेंगे हैं या इफ नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे, बताओ। सर अगर एग्जिस्ट है तो सर एरर नहीं आए। एरर नहीं, अगर एग्जिस्ट नहीं है तो टेबल बन जाए। वो हमें ये नहीं दिखाना कि एरर आए ना आए, वो हमें दिखाना टेबल कब बने। क्रिएट टेबल की काम है टेबल बनाना। तो हम कह रहे तो हैं फिर कब टेबल इफ नॉट। बनेगी, जब टेबल पहले से नहीं बनी हुई है तभी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो यहाँ पे बीच में हम लिख देते हैं इफ नॉट एग्जिस्ट। तो ये वाली कमांड जो है इंसर्ट, वो क्रिएट की, डिलीट की, ऐसी कमांड बेटा हमेशा जब भी डेवलपर एंड पे काम होता है, एसक्यूएल में तो ऐसे चल जाती है यहाँ पे, लेकिन जब आप जो है टायर 2 एप्लीकेशन पे चले जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है, वहां पर ये वाली कमांड कभी नहीं लिखी जाती है, वहां पे ये वाली कमांड लिखी जाती है। ठीक है। तो प्रैक्टिकली जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं प्रोग्रामिंग के साथ, तो ये कमांड यूज होती है प्रैक्टिकली रियल लाइफ में। ये तो हमें सीखने के लिए है बस यहाँ पे। ठीक है। तो इफ नॉट एग्जिस्ट जब हम यहाँ पे कर देंगे, एंटर करेंगे, क्वेरी ओके आ गई। ठीक है। तो क्वेरी ओके आ गई, एरर तो आई नहीं। तो क्या एरर नहीं आई तो क्या इसने एक नई टेबल बना दी या पुरानी टेबल ही रहने दी? भाई हमें ये भी तो हो सकता है कि इसने क्या करा हो, जो EMP2 वाली टेबल थी उसको डिलीट मार के दूसरी बना दी हो कभी। ऐसा भी हो सकती है ना पॉसिबिलिटीज। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर बनी हुई है पुरानी टेबल EMP2 की तो वही रहेगी, ये कुछ ये काम नहीं करेगी अब क्वेरी। ठीक है। ये क्वेरी स्किप हो गई। देखो आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2 करेंगे तो EMP2 में जो पहला डेटा था वही डेटा है, उस डेटा में कुछ नहीं हुआ, उस टेबल को इसने कुछ नहीं करा। ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर लेंगे यहाँ पे। इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, जो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कमांडें किस तरीके से आपको बताया है उसी के अकॉर्डिंग आपको इनका यूज करना है। ठीक है। अब ये जो एग्जिस्ट वाली चीज है, इस एग्जिस्ट वाली चीज का थोड़ा सा और चीज समझते हैं, ये और किस काम आती है। ठीक है। तो एग्जिस्ट जो है हमारे पास, अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें पर लास्ट क्लास से पहले वाली क्लास में हमारे पास एनी के बारे में आया था, एनी ऑल एग्जिस्ट। ठीक है। इनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये जो एग्जिस्ट है ये कैसे काम करती है इसको हमें समझना। इस वाली टेबल पे ले लेते हैं हम पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ठीक है। ये वाली टेबल है। अब इस वाली टेबल पे मैं कुछ क्वेरी लगाता हूँ, कुछ डेटा सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। डेटा में यहाँ पे सबकी एक जैसी है, चलो आईडी पे सेलेक्ट कर लेते हैं, आईडी भी एक जैसी है, DID तो सबकी एक ही है, चेंज होंगी नहीं क्योंकि दूसरे वाली टेबल पे हो जाएंगी चेंज, उस पर अपडेट मार लेते हैं पहले। इसमें तो है ही नहीं आईडी, EMP1 में होगी, इसमें है। EMP वाले में तो हमारे पास वो लगी हुई थी फॉरेन की, EMP1 में देख लेते हैं, इसमें तो फॉरेन की नहीं है ना, नहीं है। ठीक है। तो इसमें कोई हमारे पास की नहीं लगी हुई है, तो इस वाले पे हम करते हैं यूज। ये EMP1 वाली टेबल है, इस डेटा को यहाँ पे 102 कर देते हैं, 103, 104 ऐसे हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं, या दो को चेंज कर लेते हैं। कौन सी कमांड लगाएंगे? अपडेट। अपडेट टेबल अपडेट। का नाम EMP1 सेट करेंगे, Set DID DID is equals to 102, 102 वेयर where EID is equals to 2. EID इन, एक 2 वाले को और एक 4 वाले को कर लेते हैं। ठीक है। इन दोनों को हमने कर लिया, अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। ठीक है भाई। अब देखो हम यहाँ पे एक कमांड लगाते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1। ठीक है। वेयर की कंडीशन लगाते हैं, वेयर एग्जिस्ट का यूज करेंगे यहाँ। ठीक है। ये एग्जिस्ट क्या करता है, अभी मैंने यहाँ पे कोई भी कॉलम का नाम नहीं लिखा,
वेयर में क्या होता है, कॉलम का नाम, कंडीशन देते हैं, उस कॉलम की कोई वैल्यू से कंपैरिजन वगैरह कर लेते हैं। लेकिन ये एग्जिस्ट कैसे काम करेगा वो समझते हैं। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया DID, ठीक है, क्या सेलेक्ट करा, DID फ्रॉम EMP1 से, ठीक है। वेयर की कंडीशन लगा दी, वेयर EID कितनी कर लेता हूं मैं, 100, वो EID1 कर लेता हूँ, ठीक है। EID इक्वल टू EID इक्वल टू 1, ये कर लो। इस कमांड का आउटपुट क्या आएगा ये आप बताओ, बताओ भाई। तो फर्स्ट और थर्ड वाली रो आएगी क्या? फर्स्ट और थर्ड वाली रो एंटर करा हमने, यहाँ पे तो सारी रो आ रही है, बताओ। आप कह रहे थे फर्स्ट और थर्ड वाली आएगी। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता इसमें ये चेक कर रहे हैं कि 101 वैल्यू जिसमें भी आती हो, चाहे वो 102 से है, पहले नहीं 101 आ रही है? एक नहीं, ये चेक कर रहा कि EID1 पर अगर इसको DID मिल जाती है तो ये कमांड चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। अगर ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट बेटा हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देता है। अगर DID देखो, अगर मैंने यहाँ पे अब कमांड चलाई इस तरीके से, EID लिख दी 5, तो क्या DID मिलेगी, मिलेगी नहीं, तो एम्प्टी सेट आ गया। यहाँ पे EID लिख दी आपने 2, तो मिल गई सारा आएगा। देखो ये एग्जिस्ट क्या कर रहा, इस वाली कमांड को, जो आउटर क्वेरी हमारे पास बनी, इस क्वेरी को इस क्वेरी पे डिपेंडेंट कर दे रहा है। अगर ये क्वेरी हमें कुछ भी रिजल्ट देती है, इसमें यहाँ पे ये DID लिखा, अगर इससे कुछ भी रिजल्ट आता है तो ये चलेगी, अदरवाइज ये नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ किसी कॉलम का कंपैरिजन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये जो हमने यहाँ पे सब आई हुई है एक तरह से, अगर ये सब क्वेरी का कोई रिजल्ट आता है तो एग्जिस्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तभी ये वाली क्वेरी चलेगी, अदरवाइज ये क्वेरी नहीं चलेगी, ठीक है। ये एग्जिस्ट का, तो एग्जिस्ट हमारे पास दो तरीके से यूज हो रहा है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका एग्जिस्ट का ये है कि हम यूज कर रहे थे एग्जिस्ट को इस तरीके से, जो हमने यहाँ पे करा था इफ नॉट एग्जिस्ट करके टेबल बनाते वक्त, ठीक है। दूसरा है हमें डेटा को सेलेक्ट करते वक्त, तो डेटा को जब सेलेक्ट करते हैं तो एग्जिस्ट क्वेरी क्या काम कर रही है हमारे पास, हमें ये बता रही है कि हमारे पास जो आउटर क्वेरी है वो कब एग्जीक्यूट होगी, कब नहीं होगी, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूं कि इस क्वेरी को कंट्रोल कर रही है ये, ठीक है। ये इस क्वेरी पे अब डिपेंडेंट होगी, एक इनर क्वेरी और एक आउटर क्वेरी। अगर इनर क्वेरी में कोई भी वैल्यू नहीं आती, वो एम्प्टी रहती है, तो एग्जिस्ट क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, ठीक है। और अगर इनर क्वेरी में कुछ डेटा आएगा, कुछ भी डेटा आया, तो ये हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर इनर क्वेरी रिजल्ट देगी तभी आउटर चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। समझ में आई चीजें। एग्जिस्ट का क्या काम है, कंट्रोलिंग करना है, आउटर क्वेरी को कंट्रोल करने का काम है हमारे पास इनर इसका, एग्जिस्ट का। इस तरह से हम करते हैं यहाँ पे। तो इन चीजों को जो भी आज पढ़ाई है आप अच्छे से रिवाइज करना सारी चीजें, फिर बाकी जो है क्वेश्चंस हम कल करेंगे।